हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे। मुद्रा की मांग का कीन्सियन सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने मुद्रा की मांग का क्लासिकल सिद्धांत और मुद्रा की मांग का नियो क्लासिकल सिद्धांत पढ़ लिया है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी और नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी हमने पढ़ा है। क्लासिकल थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, जिसके अंतर्गत हमने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी पढ़ा था, जो कि फीसर के द्वारा लोकप्रिय किया गया था। वहीं हमने नियो क्लासिकल थियरी के अंतर्गत कैश बैलेंस अप्रोच, जो कि कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट रॉबर्टसन, पीगू, मार्शल, कीन्स के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। आज हम लोग कीन्सियन थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको बाद में देख लीजिएगा। तो ये जो कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है, ये बतलाता है कि जो मुद्रा की मांग होती है वह केवल लेन देन उद्देश्य या मुद्रा के संचय के लिए नहीं होती, बल्कि अन्य कारणों से भी होती है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने जो कैश बैलेंस अप्रोच था कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का नगद शेष का दृष्टिकोण था, उसको आगे बढ़ाया और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी बनाया। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में तरलता अधिमान सिद्धांत, यानी मुद्रा की मांग का तरलता अधिमान सिद्धांत कहते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे आ सकता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के प्रोफाउंडर कौन है। ठीक है, तो ये आपका कीन्स है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है कैश बैलेंस ही एक तरह से है, यानी नगद के लिए मांग, नकदी के लिए मांग, यानी आप तरलता को कितना अधिमान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीन्स ने क्या शब्द यूज किया है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता अधिमान शब्द का प्रयोग किया है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इनके अकॉर्डिंग जो मुद्रा की मांग होती है वह निम्नलिखित 3 कारणों से होती है। ठीक है, कीन्स के अकॉर्डिंग जो मुद्रा की मांग होती है वो 3 कारणों से होती है। पहला कारण क्या है आपका, ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य से हमारा क्या है, जब हमें वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है तो हम उसके बदले में पैसा देते हैं और वस्तुएं ले लेते हैं, यानी यह क्या कर रहा है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। और किसी भी इकॉनमी में यह इनकम लेवल पे डिपेंड करता है, आय के स्तर पर डिपेंड करता है। अगर आय का स्तर ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। अगर आय का स्तर अर्थव्यवस्था में कम है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मुद्रा की मांग कम होगी। वहीं दूसरा हमारा है प्रिकॉशनरी मोटिव या सतर्कता उद्देश्य, इसको दूरदर्शिता उद्देश्य भी कहते हैं। लोग कुछ पैसा अपने पास अपनी इमरजेंसीज के लिए रखते हैं, जैसे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई मेहमान आ गया या कोई कार्यक्रम पड़ गया, त्योहार पड़ गया, तो उसके लिए भी लोग पैसा रखते हैं। उसी पैसे को हमने क्या कर दिया है, प्रिकॉशनरी मोटिव के अंतर्गत रखा है। तो ये जो दोनों उद्देश्य हैं ये हमारे क्लासिकल और नियो क्लासिकल से मेल खाते हैं, लेकिन कीन्स को बाकी थियरी से अलग बनाने का कार्य करती है उनका स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य, यानी लोग अपने पास नकदी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सट्टा लगाना चाहते हैं, सट्टा लगा के लाभ कमाना चाहते हैं। सट्टा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट से हो गया। तो जब इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, जैसे निवेश वाली पूंजियां होती हैं, तो उनके मूल्य में कमी वृद्धि होता है, कभी उतार चढ़ाव होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो लोग अपने पास पैसा रखे रहते हैं कैश के रूप में या लिक्विड रूप में। जब इन संपत्तियों की दाम कम होगा तो लोग इसको पैसे से क्या करते हैं, इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है, ब्याज की दर पर निर्भर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बाकी ये दोनों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यह जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ब्याज की दर का निर्धारण, वहां पर भी आपको सेम यही चीजें पढ़नी होगी। कीन्स का जब अप्रोच पढ़ेंगे तो सेम यही चीज है कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होती है कीन्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी सेम चीज पढ़ना ही होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव की। तो ये ट्रांजैक्शन मोटिव है, मैंने जैसा कि बताया कि दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की मांग का लेन देन उद्देश्य उत्पन्न होता है, और मुद्रा की लेन देन उद्देश्य आय के स्तर का फलन होता है। यानी जितना ज्यादा आय होगा उतने ज्यादा, ये अगर वाई आय हमारा है तो, और ये जो एमटी हमने क्या कर दिया है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मुद्रा की मांग, यानी आय ज्यादा होगा तो हमारा एमटी भी ज्यादा होगा, और आय कम होगा तो ये एमटी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। इसको इक्वेशन के रूप में हमने कैसे लिख दिया, एमटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। ये जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वह आय का फलन है, यानी आय पर निर्भर कर रही है। ठीक है, यानी आय में परिवर्तन जब होगा तो एमटी में परिवर्तन होगा, और ये किसका कैसा फलन है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, जिसको हम लोग आगे डायग्राम से देखेंगे। तो ये चीजें हमने देख ली हैं, आप इसको लिख लेंगे एमटी इज इक्वल टू के वाई, यानी एमटी जो है वह आय का फलन है। आय का स्तर जितना ऊंचा होगा लेन देन में मुद्रा की मांग भी उतनी अधिक होगी। अब हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्स पर हमने, एक्स अक्ष पे हमने लेवल ऑफ इनकम को, और वाई एक्स पे हमने ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को दिखाया है। वाई एक्स पे हमने क्या दिखाया है, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, और एक्स अक्ष पे क्या दिखाया है, आय का स्तर। अब देखिए, जब इकोनॉमी में आय का स्तर क्या है, OY1 है, तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कितनी है, M1, यानी Y1 पे हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है, OM1 है। इसी प्रकार से जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, आय के स्तर में वृद्धि होती है, यानी OY2 हो जाता है, तो हमारे जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाती है, OM2 हो जाती है। ठीक है, अगर आय और बढ़ता है तो हमारा आय मान लेते हैं बढ़ के क्या हो गया, OY3 हो गया, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाएगी, OM3 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं बिंदुओं को मिला दें तो हमें एक वक्र मिल जाएगा जो कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कर्व होगा। तो ये हमने मिला दिया, ये हमें मिल गया क्या, MT इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। ठीक है, यानी इसने क्या बताया कि इनकम बढ़ी तो हमारा MT बढ़ा। MT क्या है, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, और इनकम घटा तो MT भी हमारा क्या हो गया, घट गया। जब दो वेरिएबल्स में एक ही दिशा में गति हो तो रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी सप्लाई टाइप का कर्व बनता है। अब अगली बात क्या बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वह इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, ब्याज बेलोच है। ब्याज बेलोच है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ब्याज बेलोचदार होने का मतलब क्या होता है कि ब्याज की दर में कोई भी परिवर्तन हो उसका प्रभाव ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पर नहीं पड़ेगा। इसका भी हमने डायग्राम बना रखा है। ये हमारा वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को, और एक्स अक्ष पे हमने क्या रखा हुआ है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये हमारा कर्व हो गया आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जो कि इनकम का फंक्शन है, ब्याज की दर का फंक्शन नहीं है। तो आप देखिए, जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट I1 है, चाहे I2 है, चाहे I3 है, हमारी जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी की है वो कितना है,
OM2 है, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्याज की दर बढ़ रही हो या ब्याज की दर घट रही हो, हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी OM2 ही बना हुआ है। ठीक है, यानी ब्याज बेलोच हो गया ये। लेकिन कीन्स कहते हैं कि एक बहुत ही ऊंची ब्याज की दर पर ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होती है वह इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाती है, ब्याज लोचदार हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्याज की दर बहुत ज्यादा अधिक रहेगी तो आप अपने पास पैसा रखेंगे तो आपको क्या होगा, हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब ब्याज की दर ज्यादा हो तो आप क्या करें, पैसा ले जाके बैंक में जमा कर दें और अपने पास कम से कम पैसा रखें। तो यही बतला रहा है। तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो एक, जैसे ये ब्याज दर हो गया आपका बहुत ऊंचा, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसको इंटरेस्ट इलास्टिक दिखा दिया, यानी जब ब्याज की दर बढ़ेगा तो इसकी मांग, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। दूसरा आपका है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव में मैंने आपको बताया है कि कुछ आपको आकस्मिक आवश्यकताएं पड़ सकती हैं और कुछ अप्रत्याशित अवसर भी आपको बढ़ा सकते हैं। आकस्मिक या अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गया, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी को चोट लग गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है। साथ ही साथ अप्रत्याशित अवसर, ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें सस्ती हो जाती हैं, कुछ चीजों के दाम घट जाते हैं, ठीक है, तो उस अवसर का फायदा उठाने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास निष्क्रिय रूप से आइडल कैश बैलेंस होना चाहिए या लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से भी लोग अपने पास क्या रखते हैं, मुद्रा रखते हैं, जिसको हमने क्या कह दिया, सतर्कता या दूरदर्शिता उद्देश्य। हमने एक एंटिसिपेट किया, हमने क्या किया, अपने अनुभव के आधार पर कुछ पैसा रखा हुआ है कि हमें जरूरत पड़ सकती है इस पैसे की, इसलिए भी हम मुद्रा की मांग करते हैं। तो ये जो मुद्रा की मांग होती है यह भी आय का फलन होती है। आय के बढ़ने पर प्रिकॉशनरी मोटिव या सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है और आय घटने पर प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मांग कम होती है। ठीक है, तो हमने प्रिकॉशनरी मोटिव को कैसे दिखाया है, MP से दिखाया है। ये किसका फलन है, आय का फलन है, यानी जब ये आय बढ़ेगा तो आपका MP बढ़ेगा और आय घटेगा तो MP भी क्या होगा, घट जाएगा। ये भी ब्याज बेलोजदार माना जाता है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य। इसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा और यही क्या करता है, कीन्स को बाकी थियरियों से अलग बनाता है, कीन्स की थियरी को बाकी थियरी से अलग बनाता है। सट्टा उद्देश्य, बाकी दोनों उद्देश्यों में जो मुद्रा की मांग हो रही थी वहां पर ब्याज की दर में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्याज की दर में परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। तो ये मतलब बतलाता है कि मान लेते हैं कि लोग निवेश करते हैं, बहुत सारे निवेश करते हैं, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिस्क से भरा होता है, अनिश्चित होता है। कभी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी घट जाती है। तो लोग अपने पास सट्टा उद्देश्य के लिए, यानी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ पैसा अपने पास रखते हैं कि जब उतार चढ़ाव हो तो हम इसका लाभ कमा सकें। हमने मान लेते हैं किसी पूंजी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जब इसकी दाम बढ़ेगा तो हम इसको बेच देंगे और जब इसका दाम घटेगा तो हम खरीद लेंगे। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, पैसा हो। तो यही क्या है, सट्टा उद्देश्य के लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं, अनिश्चितताओं का फायदा उठा सकें। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं। कीन्स ने केवल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड में सट्टा उद्देश्य का इस्तेमाल करेंगे। ये जो बॉन्ड होता है यह एक ऐसा असेट है या एक ऐसी संपत्ति है जिसमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है, एक निश्चित प्रतिफल मिलता रहता है। मान लेते हैं कि इस बॉन्ड का कीमत कितना है, 1000 रुपए है। इस 1000 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा तो एक साल बाद आपको क्या मिल जाएगा, 1100 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपए का प्रतिफल क्या है, फिक्स है।
ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड का प्राइस है, ये जो बॉन्ड की प्राइस है, ये क्या होती है, इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, कमी बेसी होती है, कभी ये बढ़ जाएगा, कभी ये घट जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर क्या है। तो जो बॉन्ड की प्राइस होती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। जब ब्याज की दर ज्यादा होगी तो बॉन्ड प्राइस आपकी क्या होगी, बॉन्ड प्राइस कम होगी, और इसके उल्टा जब ब्याज की दर कम होगी तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है पीवी बराबर आर अपान आई। आप चाहें तो इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है, या यहाँ पे हम मान लेते हैं जो पीवी है ये क्या है, बॉन्ड की प्राइस है। आर क्या है, इस बॉन्ड से मिलने वाला प्रतिफल है। आई क्या है, ब्याज की दर है। तो अगर इस प्रतिफल को हमने कांस्टेंट मान लिया है तो इस बॉन्ड की प्राइस और आई के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, जो कि हमने देखा हुआ था। इसी को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि क्रीन्स के अनुसार लोग अपनी आय का एक हिस्सा सट्टेबाजी उद्देश्य के लिए निष्क्रिय रूप में नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं, जिससे जब बॉन्ड की कीमतों में परिवर्तन हो तो इसका लाभ उठाया जा सके। ठीक है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अनिश्चितता की स्थिति में ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद में निष्क्रिय नकदी शेष रखने का निर्णय लेता है, तो वो क्या कर रहा है, वह स्पेकुलेशन कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, सट्टा लगा रहा है। एक व्यक्ति इस उम्मीद में अपने पास कैश रखा हुआ है या लिक्विड रखा हुआ है कि भविष्य में जो है बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, तब हम क्या करेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे। ठीक है। यानी वो उम्मीद कर रहा है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ने के कारण बॉन्ड की प्राइस कम होगी और हम उसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे। कीन्स ने इस प्रकार की नगद शेष राशि को मुद्रा की सट्टा मांग कहा है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज। ये कह रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की सट्टा के लिए मांग, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो एमएसपी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये किसका फंक्शन है, ब्याज की दर का। एमएसपी क्या बता रहा है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग के लिए, मुद्रा की सट्टा के लिए मांग। ठीक है। ये क्या है, ब्याज की दर है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एमएसपी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली कैसे रिलेटेड है, विलोम रूप से कैसे रिलेटेड है। तो देखते हैं। ये देखिए ब्याज की दर है, मान लेते हैं ब्याज की दर क्या हुई, बढ़ गई। जब ब्याज की दर बढ़ी तो ये फार्मूला आपको याद है, पीवी बराबर आर अपान आई। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आई बढ़ गया है, जब आई बढ़ेगा तो पीवी क्या कम हो जाएगा, यानी बॉन्ड की जो प्राइस है वो क्या होगी, कम होगी। जो बॉन्ड पहले 1000 रुपए का मिल रहा था, अब हो सकता है वह बॉन्ड कितने का मिले, 900 रुपए का ही मिले। तो जब बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आइडियल कैश बैलेंस, लोगों के पास जो निष्क्रिय कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। जो अपने पास पैसा उन लोगों ने निष्क्रिय रूप में रखा हुआ था या तरल रूप में रखा हुआ था, उसे निकाल के क्या करेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे। यानी आइडियल कैश बैलेंस कम हो गया। जब आइडियल कैश बैलेंस कम हो जाएगा तो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए जो मुद्रा उनके पास थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए, जब आई बढ़ा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी घट गया है। आप इसको अच्छे से दे रहा हूं, आई बढ़ा तो
MSP, ये क्या हो गया आपका, कम हो गया। आप ये क्रम याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, बड़ी समस्या होगी, ठीक है। ये फार्मूला भी याद कर लेने पे काफी राहत मिलता है। इसका ठीक उल्टा भी होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो क्या होगा, बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, बॉन्ड की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड फॉर बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका बढ़ जाएगा। जब डिमांड फॉर बॉन्ड बढ़ेगा तो जब इसका प्राइस बढ़ गया है बॉन्ड का, सॉरी, ये डिमांड फॉर बॉन्ड कम हो जाएगा, लोग बॉन्ड में निवेश कम करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने पास कैश बैलेंस रखेंगे, आइडल कैश बैलेंस, निष्क्रिय कैश बैलेंस अपने पास बढ़ाएंगे। जब निष्क्रिय कैश बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेकुलेशन के लिए उनके पास अधिक मुद्रा होगी, ठीक है। तो इसका अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जब हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी M1 है तो ब्याज की दर क्या है, I3, या जब I3 ब्याज की दर है इकोनॉमी में तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी M1 है। जब ब्याज की दर घटकर I2 हो जाती है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, OM2 हो जाती है। जब ब्याज की दर और घट जाती है, I1 हो जाती है, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इन्हीं बिंदुओं को हमने मिला दिया तो ये हमें क्या मिल गया, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वाला वक्र मिल गया, जो कि ब्याज की दर का फलन है। यानी जब ब्याज की दर घट रही है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। ये नेगेटिव स्लोप का डायग्राम है। यहां से आप देख रहे हैं कि इस बिंदु के बाद ये क्या हो गया है, सीधा हो गया है, इसकी ढाल क्या हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। इसको क्या बोलते हैं, तरलता जाल। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि तरलता जाल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये आपका कीन्स ने दिया था। ये क्या कहता है कि जो ब्याज की दर होती है वह एक न्यूनतम लेवल से नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है, एक मिनिमम लेवल के बाद ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में कम नहीं होगी, इससे कम कभी होगी ही नहीं। तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था क्या होती है, तरलता जाल में फंस जाती है, उसके पास बहुत ज्यादा तरल संपत्ति हो जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं क्या हो गया, एकदम न्यूनतम स्थिति में हो गया है, गिर के क्या हो गया है, लोएस्ट हो गया, इससे कम ब्याज की दर नहीं होगी। तो जब ब्याज की दर गिर गई है तो इसका मतलब होगा कि जो बॉन्ड की प्राइस है वो क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है, इससे ज्यादा कभी भी बॉन्ड की प्राइस होगी नहीं। जो बॉन्ड हमें 1000 रुपए का मिल रहा था, मान लेते हैं वो बॉन्ड कितने का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है। जब बॉन्ड की प्राइस एकदम अधिकतम हो गई है तो जो बॉन्ड की डिमांड होगी वो क्या होगी, मिनिमम लेवल पे हो जाएगी, मतलब एकदम ना के बराबर हो जाएगी। जब ना के बराबर हो जाएगी तो लोग अपने पास जो पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे वो अपने पास निष्क्रिय रूप में, नगद शेष के रूप में रख लेते हैं। यानी यहाँ पे जो है, इस लेवल पे अगर I1 हमारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आप देख रहे हैं वो क्या हो गया है, अनंत हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपका एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे हो गया है, ठीक है। अब देखिए, इसको फिर से देख लीजिए, तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप, ये किसने दिया था, कीन्स ने दिया था। ब्याज की एक निश्चित दर पर LP वक्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कह सकते हैं। LP वक्र पूर्णतया लोचदार हो जाता है, यानी यह एक्स अक्ष के समांतर बन जाता है, ठीक है। यानी इसकी जो ढाल है वो क्या हो गई, अनंत हो गई, यानी ये अत्यधिक पूर्णतया लोचदार हो गया, परफेक्टली इलास्टिक हो गया।
जिसे तरलता जाल कहते हैं। ब्याज की इस बहुत नीची दर पर लोग निष्क्रिय मुद्रा को बॉन्ड में निवेश करने के बजाय नकदी में अपने पास रखने को अधिमान देते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो गई हैं, एकदम मैक्सिमम हो गई, तो इस समय लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड की डिमांड एकदम जीरो कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ठीक है, और अपने पास क्या रख रहे हैं, नकदी में पैसा रख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, ये लोग जानते हैं कि ब्याज की दर इससे नीचे तो जाएगी नहीं, तो जब भी ब्याज की दर बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी जब भी अगर हम लोग न्यूनतम लेवल पे बॉन्ड खरीदेंगे तब क्या होगा, निश्चित रूप से हमें हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, यही क्या है, तरलता जाल की स्थिति है। और इस केस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाता है, अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस जाती है, यानी सबके पास आइडियल कैश बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो क्या करती है, वो फेल हो जाती है। ठीक है, ब्याज की दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस वक्त मौद्रिक नीति जिसमें मौद्रिक कटौती भी निष्प्रभावी हो जाती है, जिसमें मजदूरी कटौती, अगर क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जब इकोनॉमी में मंदी आ जाए तो उस समय क्या कर देना चाहिए, मौद्रिक कटौती कर देनी चाहिए। ठीक है, जिससे वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है। लेकिन इस केस में जब अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है, तरलता जाल में फंस जाती है, तो ये मौद्रिक कटौती भी निष्प्रभावी हो जाती है। यहाँ पे कौन सी नीति काम करती है, यहाँ पे काम करती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब हम बात करते हैं कि जो कीन्सियन डिमांड फॉर मनी क्या होगा। तो कीन्सियन डिमांड फॉर मनी मतलब कीन्स ने बताया कि मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य से हो रही है, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इन तीनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कीन्स का मुद्रा की मांग का मुद्रा के लिए मांग मिल जाएगा। FY ये क्या है, MT जो है इनकम का फंक्शन है, MT भी इनकम का फंक्शन है, और ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। इसी को बनाया जाए तो पहला वाला देखिए, MT कैसे बनेगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये हमने देखा भी हुआ था। ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, इधर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी वाला डायग्राम हो गया। यानी ब्याज की दर में परिवर्तन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब ब्याज की दर एक सीमा से बहुत अधिक हो जाती है तब क्या होता है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाता है। यानी इस बिंदु के बाद ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या हो गया है, इंटरेस्ट इलास्टिक हो गया है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की, ये भी क्या होता है, इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। ठीक है, ब्याज की दर में कोई परिवर्तन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा हमारा क्या है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जब ब्याज की दर गिरेगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये आपका क्या है, ये वाला पॉइंट लिक्विडिटी ट्रैप का पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डायग्राम को एक साथ अगर बनाएं, ठीक है, जैसे इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है, एक ही डायग्राम में बनाएं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे है, इधर ऐसे है, और तीसरा वाला ऐसे है। इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ हमें इस टाइप का डायग्राम मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, MD बराबर क्या हो जाएगा, MT प्लस MP प्लस MSP। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ठीक है, इसको मैंने आगे फिर से बनाया हुआ है। तो देखिए, ये है आपका Y एक्सिस, ये है आपका X एक्सिस, ये है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी, और यहीं पे हम लोग डिमांड फॉर मनी भी लिख सकते हैं। डिमांड फॉर मनी, ये टोटल डिमांड फॉर मनी है, फॉर मनी।
ये क्या कहता है, कीन्स कहता है कि जो मनी सप्लाई होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे हमने क्या रखा है, क्वांटिटी ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो हमारा वर्टिकल आप लाइन देख रहे हैं ब्लू वाली, ये हमारा किसको बता रहा है, मनी सप्लाई को बता रहा है कि जो सेंट्रल बैंक द्वारा फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये हमारा पहले से ही दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया है, ये डिमांड फॉर मनी हो गया, इसको हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कह रहे हैं। ठीक है, जब ब्याज की दर I1 है तो क्या हो रहा है भाई, जब ब्याज की दर I1 है तो आप देखिए जो मुद्रा की मांग है ये क्या है, ये इतना I2 E2, ये क्या हो गया, मुद्रा की मांग हो गया। ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति कितना है, I2 E3, यानी मुद्रा की मांग ये है जबकि मुद्रा की पूर्ति कितना है, ये पूरा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, मुद्रा की मांग कम है और मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है यानी एक्सेस मनी सप्लाई है, अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति है। एक्सेस मतलब अतिरिक्त, मनी सप्लाई मतलब पूर्ति। जब मुद्रा की पूर्ति ज्यादा और मुद्रा की मांग कम, यानी क्या बोल रहा है भाई, MS मनी सप्लाई ज्यादा है और मनी डिमांड कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे किसी वस्तु की पूर्ति सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो उसका कीमत क्या होता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे जो मुद्रा की मांग और पूर्ति है इसको हम वस्तु के रूप में रखते हैं, और जो ब्याज की दर है वो क्या है, उसको हम लोग कीमत मान लेते हैं। ठीक है, तो जब मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी और मुद्रा की मांग कम होगी तो जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, गिरेगी। ठीक है, वह आते आते कहाँ हो जाएगी, जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये क्या है, I1 है, ब्याज की दर क्या हो गया, I1 हो गया। यहाँ पे क्या है, मुद्रा की मांग MS और MD, मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है और ये क्या है, संतुलन की स्थिति है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ब्याज दर और गिर जाता है, एकदम मिनिमम लेवल पे चला जाता है, I0 पे। तो जब I0 पे चला जाएगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्णतया लोचदार हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं अभी यहाँ पे है, ठीक है, इससे नीचे गिरेगा तब लिक्विडिटी प्रेफरेंस में जाएगा। तो जो मनी डिमांड है वो क्या हो गया, I0 E0, पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, मनी डिमांड है। ठीक है, और मनी सप्लाई कितनी है आपकी, वो इतना है। ठीक है, जब मनी सप्लाई आपकी क्या हो, कम हो, मनी डिमांड ज्यादा हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सेस मनी डिमांड, इससे ब्याज की दर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो संतुलन यहीं पे बन रहा है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था इस स्थिति में आगे फंस गई, लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई, तो यहाँ पर मौद्रिक नीति फेल हो जाती है, हमें फिस्कल पॉलिसी लगाना पड़ेगा। तो ये था आपका कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक दो बार और देखिए, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।